भागो, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, इस बार की ठंड ने तो हम सबको बर्बाद कर डाला। अरे अम्मा, हमें क्या बोल रही हो, हम तो भाग ही रहे हैं। विनोद, उसकी माँ और उसकी बीवी मधु एक साथ भाग रहे थे क्योंकि शीतलहर बहुत तेज थी। तभी विनोद ने अपनी बीवी से कहा, मधु, धीरे धीरे क्यों भाग रही हो, जल्दी जल्दी भागो वरना पीछे रह जाओगी। जब देखो पूरा गांव मिलकर मुझे ही ताने दिया करता है, अब देखो मैं कैसे भागती हूँ। अब मधु ने इतनी तेज भागना शुरू किया कि वो सभी गांव वालों से बहुत आगे निकल गई। वो धीरे धीरे इतना आगे निकल गई कि गांव वालों को दिखाई भी नहीं दे रही थी। इतने में तूफान रुक गया, बर्फबारी भी बंद हो गई। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, देख अम्मा, हम लोग बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारी बहू के बारे में। देखो, जैसे ही तुम्हारी बहू आगे भाग गई वैसे ही सारा तूफान शांत हो गया। भाई साहब, आज मुझे आप लोगों की बातों पर यकीन हो गया। इस मधु के पांव इस गांव में पड़ते ही पहले हमारा घर बर्बाद हुआ, फिर पूरा गांव बर्बादी की कगार पर आ गया। चलो चलो, अब अपने गांव लौट चलते हैं। तभी गांव वालों ने देखा कि मधु भागते हुए वापस गांव की तरफ आ रही थी। गांव वाले उसे दूर से ही रोकते रहे। अरे वहीं रुक जाओ, इधर मत आना मधु। अब तो तूफान बंद हो गया, फिर क्यों ये लोग मुझे गांव आने के लिए रोक रहे? वहीं जाकर पता चलेगा। मधु जैसे जैसे गांव के नजदीक आ रही थी वैसे वैसे अब एक बार फिर से तूफान तेज होने लगा। बर्फबारी भी तेज होने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही मधु उन लोगों के पास पहुंची वैसे ही एक बार फिर से मूसलाधार बारिश और तूफान शुरू हो गया। तभी विनोद ने उसके बाल पकड़े और कहा, मधु, पूरा गांव जब तुमको रोक रहा था तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम एक नंबर की कलंकनी हो, इस गांव पर, हमारे परिवार पर कलंक हो तुम। अरे मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ तुम्हारे पैर पड़ते हैं वहीं विनाश चालू हो जाता है। चल, तुझे गांव के बाहर छोड़कर आता हूँ और दोबारा इधर मुड़कर भी मत आना। ये आप क्या कर रहे? अरे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। विनोद ने उसकी एक न सुनी और उसे गांव के बाहर छोड़कर वापस आ गया। अब एक बार फिर से तूफान शांत हो गया। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी गांव वाले गांव के अंदर फिर से पहुंच गए। अब तूफान बिल्कुल शांत था। हल्की हल्की धूप भी निकलने लगी। आप सभी गांव वालों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता। आप लोगों ने बार बार मुझे मना किया कि उस औरत को अपने घर की बहू मत बनाओ, लेकिन मैं बार बार विनोद की बातों में आ जाती थी। अब मैं उसके कदम न अपने घर में पड़ने दूंगी और न ही इस गांव में। सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। सभी को लगता था कि ये सब कुछ मधु की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ मधु रोती बिलखती हुई किसी जंगल में पहुंच गई। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, तूने मुझे कलंकिनी क्यों बनाया? पहले तो गांव वाले ही कहते थे, अब सासू माँ और मेरे पति भी मुझे कलंकिनी ही समझते हैं। जहाँ मेरे पैर पड़ते हैं वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? तभी मधु की नजर एक गाय पर गई। वो गाय ठंड की वजह से ठिठुर रही थी। मधु उठकर गाय के पास गई और उसे सहलाने लगी। हे गाय माता, आपका और मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो अपनी जान देने जा रही थी, पर आपके लिए अब मैं जिंदा रहूंगी। धीरे धीरे शाम हो गई। एक बार फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी मधु की नजर एक लकड़हारे पर गई जो कि लकड़ी काट रहा था। मुझे इस गाय के रहने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। मधु भागकर उस लकड़हारे के पास गई। भाई साहब, क्या आपकी कुल्हाड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए मिल सकती है? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, लेकिन आप इतनी ठंड में अकेली जंगल में क्या कर रही हो? अरे भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस गाय को मैंने ठंड में तड़पते हुए देखा तो सोचा लकड़ी काटकर कुछ बना लेती हूँ, वहीं हम दोनों एक साथ रह लेंगे। चिंता मत कीजिए, वो देखिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, वहीं कुछ बना लेना, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। नहीं भैया, मेरे पिताजी बढ़ई हैं, मुझे भी सारा काम आता है। मुझे बस थोड़ी सी कीले और फेविकोल लाकर दे देना, मैं सब कुछ बना लूंगी। मधु ने उस बड़े से पेड़ को अंदर के नीचे की तरफ से खोखला कर दिया, जिसमें गाय के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई। उसके बाद मधु ने ढेर सारी लकड़ियां काटकर एक बहुत ही खूबसूरत बेड बनाया। कुछ ही दिनों में मधु ने उस लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ी का एक बेहद ही खूबसूरत घर बनाकर तैयार कर दिया। अरे, तुमने तो इस पेड़ को फिर से जिंदा कर दिया। भाई, अब मुझे पेड़ का घर बनाने में मजा आने लगा है, तो कल से हम लोग इस पेड़ के ऊपर भी एक घर बनाएंगे, जहाँ मैं अपने पति और सासू माँ की फोटो लगाऊंगी और इसी को अपना ससुराल मानकर जिंदगी बिता दूंगी। अगले दिन मधु ने उस लकड़हारे के साथ मिलकर पेड़ के ऊपर डालियों पर घर बना दिया और नीचे से एक सीढ़ी लगा दी, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। अब मधु उस गाय के साथ उस पेड़ के घर में रहने लगी। अगले दिन उसे अचानक उल्टियां आनी शुरू हुई। तब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। गाय माता, आपको पता है, भगवान ने मुझे जीने का एक और मकसद दे दिया है आपके अलावा। मैं माँ बनने वाली हूँ। और 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया।
कितना प्यारा है मेरा बच्चा। अब मैं तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि मेरे ऊपर लगा कलंकिनी का दाग हमेशा के लिए मिट जाए। मधु ने उस खूबसूरत घर में उस लकड़हारे की मदद से एक खूबसूरत रेस्टोरेंट खोल लिया। धीरे धीरे कुछ लोग आए और जंगल में पेड़ के ऊपर बना घर देखकर लोग सेल्फी लेने लगे। दिन भर उस रेस्टोरेंट में भीड़ लगी रहती थी। इसी तरह मधु का लड़का रौनक पढ़ लिख कर जवान हो गया। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में हर वक्त तूफान आता रहता था। एक रोज सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। भाई साहब, आपने तो कहा था ये सब कुछ मेरी बहू की वजह से हो रहा था। अब क्या हुआ? जब से बहू गई है तब से तो हर दिन इस गांव में तूफान आता है। अब तो हम सबके घर भी उजड़ गए। हम सब लोग सड़क पर तंबू बनाकर रहते हैं। इतने साल बीत गए, पता नहीं कहाँ होगी मेरी मधु। हमें तो लगा था सब आपकी बहू की वजह से ही हो रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद तो और भी ज्यादा परेशानी आ गई इस गांव में। प्रधान जी गांव छोड़कर चले गए, हम सबको अकेला छोड़ दिया उन्होंने। हम सब तो बर्बाद हो गए, कोई भीख देने वाला भी नहीं है अब। माँ, चाचा ने बहुत सही आइडिया दिया है। हम दोनों को किसी न किसी तरह जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। चलो शहर चलकर भीख ही मांगते हैं। इतने में गांव में एक लग्जरी कार आकर रुकी, जिससे रौनक बाहर निकला। वो सूट बूट में था तो लोगों ने सोचा कोई बड़ा आदमी है, इसलिए सब उसके पास आए। आओ आओ साहब आओ। इस गांव की तरफ लोगों ने देखना ही छोड़ दिया। आप भले इंसान हैं जो यहाँ आए। देखिए, मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और होटल खोलना चाहता था, तो मेरी माँ ने मुझे यही गांव सजेस्ट किया। यहाँ मुझे जमीन मिल जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा कि इस गांव में तुम धंधा खोल लोगे। तुम्हारी वजह से ये गांव फिर से जी उठेगा। रौनक ने चारों तरफ निगाह घुमाकर देखा तो उस गांव में एक भी घर नहीं था। पुराने घर सारे टूटे फूटे पड़े थे, सब तंबू बनाकर रह रहे थे। पता नहीं मेरी माँ ने मुझे इस गांव में होटल खोलने को क्यों बोल दिया। माँ की बात तो टाल नहीं सकता। तो बताइए, गांव में जमीन लेने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी? क्योंकि मैं कल से ही काम शुरू करना चाहता हूँ, और अगर आप लोग काम करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे कम से कम 200 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर गांव वालों को ऐसा लगा जैसे कोई भगवान आ गया है। बेटा, इस गांव में तुम कहीं भी होटल खोलो, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये हम सबकी ही जमीनें हैं। ठीक है, कल हमारे आदमी आएंगे, उन्हें जगह बता देना, वो काम चालू कर देंगे। फिर मैं उद्घाटन वाले दिन अपनी माँ को लेकर आऊंगा। जरूर बेटा, हम भी तुम्हारी माँ से मिलना चाहेंगे जिसने तुझ जैसे देवता को जन्म दिया। अगले दिन से ही कारीगरों ने उस गांव में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट कम होटल बनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद होटल बनकर तैयार हुआ। रौनक अपनी माँ को लेकर लग्जरी कार से उस गांव में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी माँ कार से उतरी, वैसे ही पूरा गांव अचंभे में पड़ गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विनोद, ये तो बहू है, चाचा पहचाना? हाँ बहन, ये तो हमारी बहू मधु है, जिसे हमने कलंकनी कहकर इस गांव से भगा दिया था। वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मधु अपने बेटे का हाथ पकड़कर गांव वालों के पास आ गई। रौनक बेटा, तू हमेशा पूछता रहता था ना कि तेरे पिता कौन है, मेरा परिवार कहाँ है? यही है अपना परिवार। ये तेरे पिता हैं और ये तेरी दादी माँ। ये सुनकर रौनक भावुक हो गया। रौनक ने तुरंत विनोद और अपनी दादी के पैर छू लिए। मधु, ये हमारा बेटा है? हाँ, ये हमारा ही बेटा है। चिंता मत कीजिए, मैंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन मैं बताऊंगा आज। बेटा, हम सब गांव वाले मधु को कलंकिनी समझते थे। हमें लगता था कि जहां इसके पैर पड़ेंगे वहीं बर्बादी आ जाएगी। हम सब ने मिलकर इसे गांव से भगा दिया था। हम लोग माफी के काबिल नहीं है बेटा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अगर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया जाए तो सारी गलतियां उसी समय खत्म हो जाती है। मुझे आप लोगों से या गांव वालों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों ने मेरी माँ को कलंकिनी समझा था ना, आज मेरी माँ की वजह से ही ये गांव फिर से उठेगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, इस गांव को इतना हरा भरा बनाएंगे कि देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आएंगे। पर अगर मेरी माँ को किसी ने दोबारा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, बहू तो एक ऐसी देवी है जिसने तुझ जैसे देवता को जन्म दिया, हमें नहीं पहचान पाए। इसके बाद मधु ने अपने पति और सास को जंगल का पेड़ वाला घर और रेस्टोरेंट दिखाया जहां रौनक पढ़ लिख कर बड़ा हुआ था। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। हरकिशन रद्दी कागजों को इकट्ठा कर उनके लिफाफे बनाया करता और उन्हें बेचता, लेकिन इस काम में उसकी कमाई बहुत कम होती। हमेशा पैसों की तंगी रहती। वो अपने बेटे सोनू की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाता था। बाबा,
मेरे दोस्त मोनू के पास बहुत सुंदर खिलौना है, मुझे भी वैसा ही खिलौना चाहिए। अब सोनू बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना ला दूंगा, तू पहले लिफाफे बनाने में मेरी मदद कर। ठीक है बाबा। सोनू लिफाफा बनाने में हरकिशन की मदद करने लगता है। सोनू को रद्दी कागजों से खिलौने बनाने का बहुत शौक था। बाबा, मैं ये कागज के टुकड़े ले लूं? अरे ये तो रद्दी कागज है सोनू, तू इनका क्या करेगा? बाबा, मैं इनसे तितली, हवाई जहाज बनाऊंगा। अच्छा, ले ले। तभी हरकिशन की पत्नी रमैया सोनू को आवाज लगाती है। सोनू, तूने पहले से ही घर में रद्दी कागजों का ढेर लगा दिया है, पहले उन्हें साफ कर। माँ, मैं उन कागजों से ना खिलौने बनाऊंगा। तेरे खिलौनों के चक्कर में पूरा घर गंदा हो गया है। मैं अभी आता हूँ माँ। सोनू खेलने चला जाता है। फटी हुई साड़ी में लिपटी रमैया हरकिशन के लिए चाय लेकर आती है। वो देखती है कि हरकिशन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सोनू के बाबा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? सोनू की माँ, तुम तो जानती ही हो कि लिफाफे बेचकर कितने कम पैसे मिलते हैं। बड़ी मेहनत से रद्दी कागजों को ढूंढता हूँ, फिर लिफाफे बनाता हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि अपने इकलौते बेटे सोनू की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं तो सोनू को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे स्कूल नहीं भेज सकता। आप तो जानते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो वही हमारी खुशकिस्मती होती है। हम कैसे अपने बेटे को पढ़ा पाएंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारे पास भी पैसा होगा। लेकिन कैसे होगा ये अब? आप परेशान क्यों होते हैं? सोनू कागज के खिलौने बना लेता है, आप उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचते? नहीं रमैया, मैं सोनू के बनाए खिलौनों को बाजार में नहीं बेचूंगा। ये खिलौने मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अगर उसके लिए खिलौने खरीद नहीं सकता तो उसके बनाए खिलौनों को बेचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ सोनू के बाबा, खिलौने तो फिर बन जाएंगे। अगर आप उन खिलौनों को बाजार में बेचेंगे तो हमारी कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी, वे पैसे हमारे काम आएंगे। ठीक है, मैं सोनू से कह देता हूँ कि रोज कागज के खिलौने बनाया करे। उस दिन सोनू जब घर आता है तो हरकिशन उसे कागज के खिलौने बनाने के लिए कहता है। सोनू बेटे, अब तू रोज कागज के खिलौने बनाया कर, उन्हें मैं बाजार में बेचूंगा तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है बाबा। अब सोनू भी रोज हरकिशन के साथ रद्दी कागज चुनने के लिए जाया करता और उनसे कागज के खिलौने बनाता। एक दिन सोनू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा था। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। क्या बात है सोनू बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा है। अब तो शाम हो गई, लेकिन खिलौना बनकर तैयार नहीं हुआ। बाबा, आज मैं कागज की जादुई ट्रेन बना रहा हूँ। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। कागज की जादुई ट्रेन? हाँ बाबा, कागज की जादुई ट्रेन। अच्छा, तो तुम्हारी जादुई ट्रेन में क्या जादू है भाई? मेरी कागज की ट्रेन पानी के ऊपर भी चलेगी। अच्छा। हाँ बाबा। हरकिशन और सोनू बातें कर रहे थे कि तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। बाबा, बारिश होने वाली है। हाँ सोनू, लगता है कहीं बिजली गिरी है। हरकिशन का इतना कहना था कि जोर जोर से बारिश होने लगी। सोनू खिड़की के बाहर बारिश देखता रहा और कागज की ट्रेन बनाता रहा। बारिश लगातार होती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो डर है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। माँ, बाबा देखो, मेरी जादुई ट्रेन बनकर तैयार हो गई। रमैया और हरकिशन कागज की इतनी बड़ी ट्रेन देखकर हैरान थे। इस ट्रेन के हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं बाबा, ये ट्रेन मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई। इस ट्रेन पर हम सब सवारी करेंगे। तीनों बातें कर रहे थे तभी बाहर काफी शोर मचने लगा। ये कैसा शोर है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बारिश का पानी पूरे गांव में भर गया था। अरे हरकिशन भैया, क्या देख रहे हो? अरे गांव में बाढ़ आ गई है भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, बता रहे हैं। हरकिशन घर के अंदर आता है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जल्दी से सामान बांध लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्यों? गांव में बाढ़ आ गई है, अगर हम अभी नहीं निकले तो मारे जाएंगे। रमैया जल्दी से सामान बांधती है और तीनों घर से निकल पड़ते हैं। चलते समय सोनू कागज की ट्रेन अपने हाथ में ले लेता है। सोनू बेटा, ये कागज की ट्रेन पानी में बह जाएगी, इसे यहीं छोड़ दो। नहीं बाबा, मैंने इस ट्रेन को बहुत मेहनत से बनाया है, यही तो हमारी जान बचाएगी। इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है सोनू, अब जल्दी चलो। तीनों घर से निकल पड़ते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। गांव में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। लोग अपना अपना सामान लेकर किसी तरह से जान बचाकर भाग रहे थे। अरे भागो भैया, अरे जल्दी निकलो यहाँ से, अरे गांव डूबने वाला है।
तभी सोनू कहता है, रुकिए, आप लोग यहाँ से मत भागिए। अरे भागेंगे नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा सोनू, चलो भागो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे सोनू, इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं आई। तुम हम लोगों की मदद कर पाओगे? तभी सोनू ने अपनी कागज की ट्रेन बाढ़ के पानी के ऊपर रख दी। मेरी कागज की ट्रेन सबकी जान बचाएगी। सोनू, ये बाढ़ है, मजाक का समय नहीं है। ये कागज की ट्रेन हम सबकी जान कैसे बचा सकती है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुखिया जी, ये कागज की ट्रेन जादुई है। भला कागज की ट्रेन भी जादुई होती है क्या? मेरी ट्रेन जादुई है। तो दिखाओ अपनी ट्रेन का जादू। कागज की ट्रेन दिखा दे अपना कमाल। सोनू के इतना कहते ही कागज की ट्रेन बड़ी होने लगी। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये ट्रेन बड़ी कैसे हो रही है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? धीरे धीरे वो ट्रेन एक विशालकाय ट्रेन में बदल गई। वो ट्रेन लोहे की ट्रेन की तरह मजबूत थी। सब लोग इस ट्रेन में बैठ जाइए। हरकिशन, रमैया, मुखिया जी और गांव के सब लोग कागज की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो ट्रेन इतनी बड़ी थी कि गांव के सारे लोग उसमें आराम से बैठ गए। उस ट्रेन में सबके लिए खाने पीने का सामान और सोने के लिए बिस्तर था। हैरानी की बात तो ये थी कि बाढ़ का पानी ट्रेन को छू भी नहीं पा रहा था। गांव से बाढ़ का पानी निकलने में 2 दिन लग गए। तब तक गांव वालों ने कागज की जादुई ट्रेन में रहकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद सब लोग ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसके बाद जादुई ट्रेन वापस अपने असली रूप में आ गई और सिकुड़कर छोटी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू, तुम्हारी कागज की जादुई ट्रेन ने हम सबकी जान बचा ली। इसके लिए तुम्हें मेरी तरफ से इनाम मिलेगा और तुम्हारे बाबा हरकिशन को नौकरी भी मिलेगी। क्या मेरे बाबा को नौकरी मिलेगी? हाँ सोनू, लेकिन हमें ये बताओ कि तुमने कागज की जादुई ट्रेन बनाई कैसे? हाँ सोनू बेटा, तुमने कागज की जादुई ट्रेन कैसे बना ली? एक दिन जब मैं बाबा के साथ रद्दी कागज चुनने गया था ना, तब कुछ कागजों को आपस में बातें करते हुए सुना। क्या कागज भी बोलते हैं क्या? हाँ, ये कागज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? ये कागज के टुकड़े जादूगर नीलाभ की लिखी गई किताब जादुई कागज की ट्रेन के कुछ पन्ने थे जो किसी तरह से फटकर बाहर आ गए थे। उन कागज के टुकड़ों ने क्या बातें की? उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है। अगर इन कागजों के टुकड़ों से ट्रेन बनाई जाएगी तो वो जादुई कागज की ट्रेन बन जाएगी, जिसमें बैठकर सारे गांव वासियों की जान बच जाएगी। उन कागजों के टुकड़ों की बातें सुनने के बाद मैं उन्हें घर ले आया और उनकी ट्रेन बना ली। तुमने बहुत नेक काम किया है सोनू। कल पंचायत के सामने मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। उस समय सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। सोनू ने बाढ़ से सबकी जान बचाई है, इसके लिए सोनू को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार के तौर पर सोनू की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। सोनू को पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगा। इसके साथ ही मैं हरकिशन को 10,000 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी पर रखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। नहीं सोनू, पूरा गांव तुम्हारा आभारी है। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। दूसरे दिन से सोनू स्कूल जाने लगा और हरकिशन को मुखिया जी के यहाँ नौकरी मिल गई। अब उनके दुख भरे दिन दूर हो गए थे।